नमस्कार, विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम में आप सबका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर के साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं और जितने भी टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं उनको आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। 2 नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं कि पूछा क्या गया है। देखो, जो मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, उसको हम वायु में जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इसका आंसर देखो, यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है, यानी कि जो नमी वाले स्थान पर रहता है, तो उस पर सफेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमती है ना, इसे हम हटाने के लिए साफ करते हैं। ठीक है, फिर देखो, यह परत मैग्नीशियम के जलने में रुकावट उत्पन्न करती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से साफ किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट भी है। मेन इसमें यही है कि जो मैग्नीशियम रिबन को जब हम नमी वायु के संपर्क में रखते हैं तो उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। इस परत को हटाने के लिए हम उसे साफ करते हैं। ये रेगमार याद ना रहे तो कोई बात ना, याद रहे तो वेरी गुड, लेकिन इसे साफ हम इस कारण से करते हैं। ये अगर आप आंसर टू द पॉइंट दोगे तो आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, 2 नंबर आपको कंप्लीट मिलेंगे। आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, यानी कि हमें ये अभिक्रिया दी गई है। ठीक है, उनकी अवस्था के साथ संकेत और मतलब संतुलित करनी है हमें इसे लिखकर। ठीक है, तो देखो क्या दे रखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है जल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन है जल में, अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। अब देखो, हमें इस प्रकार कोई भी एग्जाम में अगर आपसे ये इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आए तो उसका आंसर देखो हमें कैसे लिखना है, इसका आप लिखना सीखो कैसे लिखते हैं। ये देखो, जैसे यहाँ पर दे रखा है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रतीक याद होना चाहिए। ठीक है, तो सोडियम क्या क्या होता है, सोडियम का Na। ठीक है, Na हाइड्रोक्साइड का OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, विलयन जल में। यहाँ पर पहले से दे रखा है कि ये जल में है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, एक्वस। ठीक है, फिर क्या है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन, ये भी जल में है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, HCl। ठीक है, ये भी एक्वस में आ जाएगा। फिर क्या है, अभिक्रिया करके, यानी कि हमें अब ये एरो का सिंबल लगाना है, एरो का सिंबल। ठीक है, ये दो तो होगी एक तरफ, ये दोनों हमने एक तरफ लिख दिए। अब एरो के सिंबल के बाद देखो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, ये एक्वस होता है, प्लस H2O जल बनता है, ये होता है लिक्विड। ठीक है, ये समझ आ गया आपको। अब देखो इसका आंसर। ठीक है, अब इसे अच्छे से समझो। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है जल में, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जल में हो गया। ठीक है, फिर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके ये प्रेजेंट करता है अभिक्रिया, ये जो तीर का निशान है। ठीक है, अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल, सोडियम क्लोराइड प्लस में यानी कि तथा जल। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी 2 नंबर के लिए पूछा जाता है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम लिखिए तथा इसका सूत्र लिखिए और X की जल के साथ अभिक्रिया भी लिखनी है। क्वेश्चन देखो, ये 3 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो किसी पदार्थ के X के विलयन, यानी कि जो हम सफेदी करते हैं अपने घरों में, जो व्हाइट कलर का होता है सफेदी, तो वो X पदार्थ का हमें नाम लिखना है। ठीक है, नाम लिखने के बाद हमें इसका सूत्र लिखना है और जो X जो भी पदार्थ है उसकी जल के साथ अभिक्रिया भी लिखनी है। ठीक है,
अब पहले ये देखो, जो एक्स है क्या होता है, सफ़ेदी करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं आपको पता होगा, बिना भूजा चूना। ठीक है, तो एक्स का नाम है बिना भूजा चूना अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया उसका प्रतीक, ये सिंबल हो गया। सूत्र हमसे पूछा था, हमने बता दिया। अब नेक्स्ट हमने इसमें क्या पूछा है, एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। एक्स जो उसके हमें जल के साथ अभिक्रिया भी लिखनी है। ठीक है, देखो ये एक्स था हमारा, ठीक है, एक्स ही तो था ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, इसकी हम जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, बिल्कुल इजी था। इसमें 2 भागों में आंसर पूछ रखा था इसमें। ठीक है, तो हमें दोनों भागों का आंसर देना होता है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ के अच्छी तरीके से पढ़कर फिर हमें आंसर देना होता है। बिल्कुल इजी था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। बिल्कुल इजी है और इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो जो लोहे की कील होती है ना, उसे जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो जो रंग होता है विलयन का, ठीक है, वो क्यों बदल जाता है। ठीक है, अब देखो इसका आंसर आप ये देखो, जब कॉपर सल्फेट का विलयन लोहे के साथ क्रिया करता है तो अभिक्रिया होती है। ठीक है, जो ये कॉपर सल्फेट का विलयन होता है ना, ये लोहे के साथ क्रिया कर लेता है, वो अभिक्रिया क्या होती है वो देखो यहाँ पर लिख रखी है। ये था कॉपर सल्फेट, ठीक है, प्लस आयरन। ठीक है, क्या बना देगा, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब ध्यान से देखो इस अभिक्रिया में आपको क्या दिख रहा है, पहले बताओ इसमें कौन सी अभिक्रिया हुई है, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया हुई है आप ध्यान से देखो। ठीक है, तो देखो जो कॉपर सल्फेट है, ठीक है, ये आयरन से कम क्रियाशील है। कॉपर सल्फेट आयरन से कम क्रियाशील है। ठीक है, आपको स्क्रीन पर एक श्रेणी दिखाई जा रही है। ठीक है, ये आपका जो है 3rd चैप्टर में है वैसे। ठीक है, ये सक्रियता श्रेणी है। इसमें देखो जो कॉपर पहले है या आयरन पहले है, तो इसमें देखो जो कॉपर है वो बाद में है, आयरन पहले है ना, तो आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो आयरन ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। ये अभिक्रिया ने हमें बता दिया कि क्यों बदला रंग। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया हुई है यहाँ पर, समझ गए। तो देखो इसे हम लिखते कैसे हैं, देखो ये यहाँ पर पहले कॉपर सल्फेट था, फिर कॉपर की जगह आयरन ने ले ली। क्यों, क्योंकि आयरन ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक है, जो सक्रियता श्रेणी दिखाई थी उसमें आयरन ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक है, अब देखो और इसने कॉपर को अलग कर दिया, तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हुई है। ठीक है, इसको लिखते कैसे वो देखो, कॉपर सल्फेट विलयन का रंग नीला होता है। ठीक है, लोहा तांबे से अधिक क्रियाशील होने के कारण तांबे को इसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है, इसलिए आयरन सल्फेट के बनने के कारण वो जो आयरन सल्फेट बन जाता है ना, ये रहा FeSO4 आयरन सल्फेट है ये। ठीक है, बनने के कारण नीला रंग समाप्त हो जाता है तथा हल्का हरा रंग बन जाता है। ठीक है, पहले नीले रंग का था विलयन, फिर हरा रंग हो गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है तथा रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अब इसमें देखो आपको एक ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन है। एक तो ये बताना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, तथा दूसरा है इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो हमें ये दोनों भागों का उत्तर देना है। ठीक है, तभी हमें 2 नंबर पूरे कंप्लीट मिलेंगे। ठीक है, तो देखो इसका आंसर आप, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान है तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। ठीक है, अब समझो, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जितने भी परमाणुओं की संख्या उनकी समान होनी चाहिए।
अब आपने इस चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर हमने किया, इसमें आपने एक इम्पोर्टेंट वर्ड देखे होंगे, दो इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है, अभिकारक और उत्पाद। ये दोनों वर्ड आपको बार बार सुनने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। एक तो है अभिकारक, उत्पाद, इंग्लिश में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ये दो समझो क्या है। अगर आपको ये दो वर्ड क्लियर नहीं हुए तो ये इस चैप्टर में आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम, अगर आपको ये अच्छी तरह से पता होगे कि अभिकारक उत्पाद क्या होते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन नहीं हुए तो कोई बात ना, हम आपको अभी क्लियर करते हैं। ये देखो, मान लो कोई भी अभिक्रिया होती है, ठीक है, अभिकारक उत्पाद अभी क्लियर कर लेते हैं। देखो जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये बनता है यहाँ पर। तो अब ध्यान से देखो, कोई ये एक अभिक्रिया हुई रासायनिक, ठीक है, इसमें क्या दो चीजें हैं, ये जो एरो का सिंबल है ना, इस साइड ये तो है दायां पक्ष, ठीक है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, ये है बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड, और ये है राइट हैंड साइड, ठीक है, ये है बायां, ये है दायां भाग, ठीक है, ये बायां भाग, ये दायां भाग, ठीक है, ये ऐसे ही मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये दो अभिकारक है, ठीक है, ये जो दो भाग ले रहे हैं, ये इन दोनों ने जो क्रिया की है वो होती है हमारे अभिकारक। हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, जो भाग लेते हैं वो होते हैं हमेशा अभिकारक, ठीक है। और जो मिलकर नया उत्पाद बनाया है, जो मिलकर नया कोई पदार्थ बनाते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना कहीं पर भी। बार बार ये वर्ड आए, अभिकारक उत्पाद, राइट। तो आपने अब, आई होप कि आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा, ठीक है। यानी कि कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें जो चीज़ें भाग लेते हैं ना वो होता है हमेशा अभिकारक, ठीक है। और जो मिलकर हमें नया जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जो भी प्राप्त होता है वो हमेशा होता है हमारा उत्पाद, ठीक है। तो ये चीज़ है अभिकारक और उत्पाद की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। यही कारण है कि रासायनिक जो समीकरण है उसको संतुलित करना आवश्यक है। हमारा आंसर 5th है ना, उसका ये पार्ट है, एक दो लाइनें हैं, देखो। इसके अनुसार दोनों तरफ द्रव्यमान समान होना चाहिए, अर्थात दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है। ये 2 लाइनें और आप लिख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6ठा क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित समझाइए। ये जो दो अभिक्रियाएं हैं इनको हमें उदाहरण के साथ समझाना है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी, इसका आंसर देखो, 6th क्वेश्चन का आंसर है, जिन अभिक्रियाओं के उत्पाद के साथ ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ, ये देखो यहाँ पर फिर से उत्पाद आ गया। आई होप अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा उत्पाद क्या है और अभिकारक क्या है, ठीक है। तो देखो, उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी जो उत्सर्जन, यानी कि ऊष्मा भी हमें प्राप्त होती है, ऊष्मा भी निकलती है, उत्सर्जन निकलना, ठीक है, तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण देखो, CH4, ये क्या है, मीथेन, ठीक है, प्लस O2 मिलकर क्या बनाते हैं, जब इनकी अभिक्रिया हुई तो देखो CO2 प्लस H2O, ठीक है, और प्लस में ऊष्मा, मेरे यहाँ पर स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ये ऊष्मा जो है वो यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो इसमें देखो ऊष्मा भी निकल रही है, ठीक है। आपको एग्जाम में ये जो अभिक्रिया वो लिखी हुई मिल सकती है और यहाँ पर ऊष्मा भी है, तो आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, तो आपको ऊष्माक्षेपी लगाना है, ठीक है, क्योंकि आपने देखना है उत्पाद ये है ना, इस साइड वाला हमारा उत्पाद होता है, इसमें हमें ऊष्मा भी प्राप्त हो रही है, तो ये ऊष्माक्षेपी है, ठीक है। अब देखो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण इनकी ऊष्मा को शोष लेना, ठीक है, उन्हें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखो,
कार्बन है प्लस H2O है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो H2O है ना, ये गैस की फॉर्म में है, ठीक है, भाप के रूप में है। प्लस यहाँ पर ऊष्मा है, फिर ये बनाते हैं CO2 और प्लस में H2। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है ये, ठीक है, और ये है CO2। यहाँ पर ऊष्मा थी पहले, अब यहाँ पर ऊष्मा हट गई, ऊष्मा नहीं है ना यहाँ पर, तो ये ऊष्मा शोषी यानी कि ऊष्मा का अवशोषण हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। जो श्वसन है, जो हम श्वास लेते हैं, वो जो क्रिया है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, ठीक है। अभी अभी हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की, तो देखो हम श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसे कह सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, हमें जीवन जीने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। यह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के दौरान खाद्य पदार्थों छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जब पाचन की क्रिया होती है, जितने भी खाद्य पदार्थ हम खाते हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे चावल आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या बनता है, ग्लूकोज हमें प्राप्त होता है। और फिर क्या होता है, देखो ये जो ग्लूकोज होता है ना, वो हमारे शरीर के कोशिका आपको पता है हमारे शरीर कोशिका ऊतकों से बना है। तो जितनी भी कोशिकाएं होती है ना हमारे शरीर में मौजूद, वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन तो है ही, ऑक्सीजन से मिलकर या हम कह सकते हैं कि वो ऑक्सीजन से एक प्रकार से क्रिया कर लेता है, फिर हमारे शरीर में जो ऊर्जा प्रदान करता है हमारे शरीर को, ठीक है। इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखो जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये तो आपको पता ही है, ये एक दो लाइनें तो ऐसे ही हैं जो आपको पता है, ठीक है। यह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त हुई, ठीक है। फिर क्या होता है, जो भोजन है वो भोजन ऐसे ही तो नहीं रहता, उसका पाचन होता है, तो पाचन की भी क्रिया होती है, ठीक है, आपको पता ही है। तो पाचन की क्रिया होती है ना, इसके दौरान क्या होता है, जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, ठीक है सॉरी, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। फिर क्या होता है, जैसे चावल आलू है, ये कार्बोहाइड्रेट में टूटता है। जो कार्बोहाइड्रेट है ना, इसके बाद क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। फिर जो ग्लूकोज है हमारे शरीर में जितनी भी मौजूद कोशिकाएं होती हैं उनके साथ क्रिया कर लेता है, फिर ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेता है, फिर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है ना, इसको हम कैसे लिखते हैं, देखो C6H12O6 प्लस O2 मिलकर क्या बनाते हैं, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। देखो यहाँ पर ऊर्जा निकली है, यहाँ पर ये जो हमारा है उत्पाद में क्या प्राप्त हो रही है, ऊर्जा, तो ये ऊष्माक्षेपी है, ठीक है, ये है अभिकारक, ठीक है। तो ये जो क्या है, ये पता आपको क्या है, ये ग्लूकोज है, क्या है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ये आपको लर्न करना है, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है, क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। इसके बारे में आप जो छठा चैप्टर आपका जैव प्रक्रम, उसमें आप इसके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, प्रतीक सूत्र जो भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। जो वियोजन अभिक्रिया है उसको संयोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है, आपको पता ही होगा वियोजन और संयोजन क्या है। देखो इसका आंसर, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, देखो जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, ठीक है। संयोजन में हमेशा क्या होगा, दो या दो से ज्यादा पदार्थ होंगे, मान लो ये कोई पदार्थ है A B, ठीक है, हमेशा मिलकर एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे। यहाँ पर जो उत्पाद होगा वो हमेशा एक ही होगा, यहाँ पर 2 हो 3 हो 4 हो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो उत्पाद है ना, इस साइड राइट हैंड साइड हमेशा एक ही उत्पाद बनेगा, ठीक है। इसे हम कहते हैं संयोजन।
जबकि वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ प्रदान करता है। ये लेकिन जो वियोजन अभिक्रिया ये इसका विपरीत है। इसमें क्या था कि दो पदार्थ मिलकर सिर्फ एक ही पदार्थ बनाते हैं, दो अभिकारक मिलकर एक ही बनाते हैं। लेकिन वियोजित होना मतलब टूट जाना। इसमें एक ही, यहाँ पर कोई भी एक सब्सटेंस, कोई भी एक पदार्थ होगा हमारा, ठीक है, फिर वो टूटकर बहुत सारे टुकड़ों में बट जाएगा, कितने भी टुकड़ों में। तो है ना ये इसका उल्टा, है ना, दोनों एक दूसरे के विपरीत। हमें यही बताना था कि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कैसे है। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण भी आपको लिखने हैं साथ में, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण देखो। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर है वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण, यह है कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको ऊष्मा मिल गई तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ये वियोजित हो गया। वियोजित मतलब अलग अलग बट जाना, ठीक है। तो यहाँ पर दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाया, यहाँ पर एक मिलकर ये दो अलग अलग टुकड़ों में बट गया। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, इन दोनों के बिटवीन की संयोजन और वियोजन में हमें बताना था कि दोनों के एक दूसरे के विपरीत कैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो। उन व्यंजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है, ठीक है। ये जो है ना अभिक्रिया, उसमें हमें एक एक उदाहरण देना है। एक उदाहरण देना है ऊष्मा का, एक देना है प्रकाश का और एक देना है विद्युत का, ठीक है। तो देखो इसके उदाहरण, ये वियोजन अभिक्रिया है वैसे, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया के आप कोई भी उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और जो विद्युत का वर्णन हो। तो पहला देखो CaCO3, इसमें ऊष्मा मिल गई तो ठीक है, क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। हाँ, एक बात और, इसमें ये जो भौतिक अवस्था है ना उसको मैंने रेड पेन से लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। ये तो सिंपल है और मैंने इसे रेड पेन से लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये S है, ये गैस है, ये लिक्विड है, एक्वस है, ठीक है। इसलिए इनको मैंने अलग कलर से लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये भौतिक अवस्था है, ये भी आपको लिखनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऊष्मा का एग्जाम्पल। दूसरा उदाहरण देखो, सूर्य का प्रकाश, AgCl3, फिर ये Ag प्लस Cl2 में बट गया, ठीक है। सूर्य के प्रकाश का हमने दे दिया, जब इसको सूर्य का प्रकाश मिलता है तब, ठीक है। फिर देखो विद्युत ऊर्जा का उदाहरण है H2O, फिर ये H2 प्लस O2 में बदल गया, ठीक है, दो अलग अलग हिस्सों में बट गया। तो ये विद्युत ऊर्जा का उदाहरण हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वो यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए, ठीक है। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है हमें वो बताना है और इनके लिए एक एक जो है वो समीकरण भी लिखनी है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर क्या है, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। कोई भी एक तत्व होगा, ज़्यादा क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से या जो विलयन है उससे विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, कितने भी नंबर में पूछा जा सकता है, लेकिन आपको जितना भी आंसर पूछा जाए, जो क्वेश्चन है उसका टू द पॉइंट देना आपको आंसर, ठीक है। तो इसका उदाहरण देखो, जिंक है, ठीक है, Zn, इसको हमने S अलग दिखाया है, सॉलिड, एक्वस और ये सॉलिड, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जिंक है प्लस कॉपर सल्फेट है, फिर ये जिंक सल्फेट में बदल गया और कॉपर अलग हो गया, ठीक है। ये देखो जिंक सल्फेट, ये इसके मैंने नीचे नाम भी लिख दिए हैं, ठीक है। तो अब देखो, मैंने पहले भी बताया था, जो सक्रियता श्रेणी जो है हमारे, उसमें कॉपर पहले आता है या जिंक पहले आता है। तो जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए जो जिंक है वो कॉपर से पहले आता है, ठीक है। तो जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया और इसका स्थान खुद ले लिया। ये देखो, कॉपर था ना यहाँ पर पहले SO4 के साथ, सल्फेट के साथ, तो यहाँ पर ये जिंक सल्फेट हो गया, ठीक है, और कॉपर को इसने अलग कर दिया। तो यहाँ पर ये होती है विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। द्विविस्थापन में देखो, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये द्विविस्थापन। इसमें देखो, इस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है, ठीक है, दो अलग अलग परमाणुओं का। देखो AgNO3
ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट ये मैंने यहाँ लिख दिया है। फिर है सोडियम क्लोराइड, मिलकर क्या बनाते हैं सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो था सिल्वर नाइट्रेट, अब यहाँ पर क्या हो गया सिल्वर क्लोराइड, यानी कि इस साइड यहाँ पर इसका विस्थापन हो गया और इस साइड भी हो गया। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड था, यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट था, यानी कि दोनों तरफ ये देखो इसका इसके साथ हो गया। ठीक है, और सोडियम ये जो है नाइट्रेट ये भी इसमें बदल गया। ठीक है, ये पहले क्लोराइड के साथ था, तो दोनों तरफ इसमें विस्थापन हुआ है, तो इसको हम द्विविस्थापन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोनों तरफ हुआ है। यहाँ पर पहले सोडियम क्लोराइड था, ये किस में बदल गया सोडियम नाइट्रेट में, तो ये होती है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11th नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, उपचयन तथा अपचयन। हमें इन दोनों की डेफिनेशन बतानी है। ठीक है, इन दोनों की क्या परिभाषा है वो बतानी है, उपचयन और अपचयन की। ठीक है, ऑक्सीजन के योग यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ह्रास यानी कि ऑक्सीजन का हटना। ठीक है, तो इसका आंसर देखो, उपचयन, किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें से ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ठीक है, किसी अभिक्रिया में, ठीक है, उपचयन कब होगा, जब उसमें या तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, वृद्धि मतलब या तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगी या ऑक्सीजन जो है जो हाइड्रोजन है वो हट जाएगी। दोनों में से एक क्रिया होगी, या तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगी या हाइड्रोजन हट जाएगी। ठीक है, तो उसे हम उपचयन कहते हैं। इसका उदाहरण देखो, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो मैग्नीशियम था, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका उपचयन, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गई तो यहाँ पर क्या हो गया इसका उपचयन। ठीक है, ये हो गया इसका उदाहरण। अगला उदाहरण देखो, CuO, ठीक है, प्लस H2, ये मिलकर बनाता है Cu प्लस H2O। कॉपर ऑक्साइड जो है उसे जब हाइड्रोजन गैस मिलेगी, ठीक है, तो वो Cu प्लस H2O बनाता है, लिक्विड है ये। अब देखो इसमें ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो कॉपर है, ठीक है, इसमें से ऑक्सीजन हट गई। ठीक है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गई, यहाँ पर तो हुआ है उपचयन, यहाँ पर क्या हुआ है उपचयन, यहाँ पर हुआ है अपचयन। ठीक है, यानी कि इसमें दोनों ही क्रिया हुई है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई तो ये हो गया उपचयन। जब ये दोनों क्रियाएं होती है ना उसे हम उपोपचय कहते हैं या रेडॉक्स क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपचयन, पदार्थ का अपचयन तब होता है जब ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन की वृद्धि। जो हमारा उपचयन है उसका बिल्कुल अपोजिट है ये। ठीक है, जो हमारा उपचयन है बिल्कुल अपोजिट है अपचयन। अपचयन में क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो हट जाती है, लेकिन उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ जाती है। ये बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के। इसका उदाहरण देखो, ZnO प्लस C, ठीक है, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर जो मिलकर क्या बनाते हैं जिंक और कॉपर, ये अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है। अब इसमें देखो क्या हुआ है, ये ZnO था, इसमें से ऑक्सीजन निकल गई ऑक्सीजन, इसमें से ऑक्सीजन हट गई, किसके साथ लग गई कॉपर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ है अपचयन, क्या हुआ है अपचयन, और यहाँ पर हुआ है उपचयन। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है अपचयन अभिक्रिया, जिसमें इसमें वैसे दोनों हुई है अभिक्रिया, लेकिन हमें अपचयन देखना है। इसमें सबसे पहले यहाँ पर अपचयन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर उपचयन भी हुआ, तो इनमें दोनों ही क्रियाएं होती है, उसे हम रेडॉक्स क्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे रेडॉक्स का पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखोगे, यदि किसी अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं तो हम उसे रेडॉक्स या उपोपचय भी कहते हैं, उपोपचय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। यानी कि जितने भी तेल
और जो वसा है, इनके जितने भी पदार्थ होते हैं उनमें नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, यानी कि उनमें नाइट्रोजन क्यों डाली जाती है, ठीक है, वो नाइट्रोजन से प्रभावित कैसे होते हैं, इसका आंसर हमें लिखना है। देखो इसका आंसर देखो, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन न हो सके और वह जल्दी खराब ना हो। देखो इसमें क्या है, जो तेल और वसा युक्त जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है, यानी कि जिसमें से जो हवा है, जो वायु है, जो एयर है, वो क्रॉस ना हो सके, ठीक है, ठीक है, तो उनमें रखा जाता है, ठीक है। तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए युक्त किया जाता है ताकि उसमें उपचयन न हो सके, यानी कि उसमें जो भी, जैसे कि चिप्स के पैकेट्स है, ठीक है, उसमें नाइट्रोजन डाली जाती है, पहले ऑक्सीजन को हटा देते, ऑक्सीजन को जो पैकेट है उसमें से बाहर निकाल देते हैं, फिर उसमें नाइट्रोजन डाली जाती है, ठीक है, ताकि जो भी खाद्य पदार्थ है उसका उपचयन न हो सके और वह जल्दी खराब ना हो, यानी कि उसमें ऑक्सीजन ना जा सके, ठीक है। उपचयन यही होता है ना कि ऑक्सीजन जुड़ जाना, यानी कि वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया न कर सके, इसीलिए नाइट्रोजन से जो भी है युक्त किया जाता है जितने भी चिप्स के पैकेट्स होते हैं, ठीक है, ताकि वो लंबे समय तक खराब ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तब प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण और विकृत गंधिता, ठीक है, इनकी हमें व्याख्या करनी है, संक्षारण क्या है और विकृत गंधिता क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर है, सबसे पहले हम देखते हैं संक्षारण क्या है, ठीक है, संक्षारण का देखते हैं हम। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित होती है, ठीक है। कोई भी धातु है, जैसे लोहा, तांबा, कॉपर, जो भी धातु है, अपने आसपास अम्ल, नमी, यानी कि अम्ल जैसे जितने भी स्थान है जहाँ पर अम्ल हो, नमी के स्थान पे हो, यानी कि इनके संपर्क में जब आते हैं तब ये संक्षारित हो जाती है, यानी कि इनके ऊपर लाल या भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे हम जंग लगना कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं या जंग लगना कहते हैं, ठीक है। जैसे चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ठीक है, ये तो था संक्षारण का। अब देखते हैं विकृत गंधिता। वसायुक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री का स्वाद लंबे समय बाद अपचयन के कारण खराब हो जाता है, यानी कि कोई भी वसायुक्त और जो भी तेलीय खाद्य, यानी कि जिस खाद्य पदार्थ में वसा और जो तेल से जैसे तले जाते हैं या तेल से जो भी बनता है, अगर हम उसे लंबे समय तक यूं ही रख देंगे, ठीक है, तो उसका उपचयन हो जाएगा, यानी कि वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेगा जिससे कि खाना खराब हो जाता है इस कारण से, ठीक है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं इससे बचने के लिए, उपचयन होने पर तेल और वसा के स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, आ जाता है परिवर्तन, क्यों, क्योंकि उसका उपचयन हो जाता है। आपने देखा हो घर में अगर जैसे कोई भी सब्जी बनती है या कोई भी पदार्थ है वो कई लंबे समय तक रहता है तो वो खराब हो जाता है, उसका जो गंध है वो उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसका जो टेस्ट है वो भी बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये विकृत गंधिता होता है। फिर क्या होता है, तेलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में उपचार रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि चिप्स की थैली को नाइट्रोजन जैसी गैस से युक्त कर देते हैं ताकि चिप्स का उपचयन ना हो सके। जितने भी चिप्स के पैकेट्स आते हैं, ठीक है, या जो भी पदार्थ हो, जितने भी पदार्थ के पैकेट होते हैं जो तेल और वसा से युक्त होते हैं, उसमें क्या होता है, सबसे पहले उसके अंदर से ऑक्सीजन को निकाल देते हैं, फिर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन गैस है ना वो अक्रिय गैस होती है, अक्रिय गैस, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस डाली जाती है, फिर क्या होता है, उसका उपचयन नहीं होता, ठीक है, नाइट्रोजन गैस से। और फिर ताकि क्यों डाली जाती है नाइट्रोजन गैस, ताकि जो भी वसायुक्त जो भी पदार्थ है उसका उपचयन न हो सके, ठीक है। तो ये है विकृत गंधिता, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। जितने भी लोहे की वस्तुएं हैं या फिर दरवाजे हैं, गेट है, ठीक है, इनको हम पेंट क्यों करते हैं। देखो इसका आंसर देखो आप, लोहा एक क्रियाशील धातु है, ठीक है, लोहा जो है वो बहुत ज्यादा मतलब क्रियाशील धातु है, ये आपको पता ही है।
यह आसानी से वायु में उपस्थित नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया कर लेता है। ठीक है, जो लोहा है अगर आप उसे हवा में रख दोगे, ठीक है, हवा में क्या होता है, जो वायु होती है ना, वायु में होती है नमी। नमी यानी कि बूंद थोड़ी थोड़ी, जो मॉइस्चराइजर जो होता है, नमी सी होती है उसमें। ठीक है, नमी होता है उसमें, ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया कर लेता है। ठीक है, जिससे लोहे की वस्तुओं पर भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। ठीक है, या संक्षारित हो जाती है, उस पर जंग लग जाता है, जिससे कि जो लोहा होता है ना, या फिर कोई भी धातु, वो बहुत जल्दी खराब होने लग जाती है, वो कमजोर बना देती है। जो जंग लगता है वो कमजोर बना देती है। ठीक है, इसलिए इस प्रक्रिया को लोहा का संक्षारण या जंग लगना कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें कई सारी समीकरण थी जिसमें आपको प्रतीक नहीं पता थे कुछ के, और कुछ ऐसे थे जिनके आपको प्रतीक पता है, जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है। तो देखो, आप कुछ प्रतीक होते हैं जिसे हम आसानी से याद रख सकते हैं, लेकिन कुछ को आसानी से याद नहीं रख सकते। देखो, जैसे एल्यूमिनियम है। ठीक है, एल्यूमिनियम की शुरुआत भी ए से ही हो रही है, तो इसको हम याद रख सकते हैं, एल्यूमिनियम। ठीक है, फिर है ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन का AR हम याद रख सकते हैं। बेरियम को भी याद रख सकते हैं BA से। बोरॉन जो है उसको भी याद रख सकते हैं B से। ब्रोमीन को भी याद रख सकते हैं, B के नीचे रह है ना, B के नीचे रह, तो BR से हो जाएगा ब्रोमीन। फिर है कैल्शियम को भी हम CA से याद रख सकते हैं। कार्बन को C से याद रख सकते हैं। क्लोरीन को Cl से याद रख सकते हैं। और कोबाल्ट है, इसको CO से याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट है कॉपर। कॉपर को हम Cu से याद रख सकते हैं, Cu कॉपर। और फिर है फ्लोरीन। फ्लोरीन को हम F से याद रख सकते हैं। फिर है गोल्ड, ये थोड़ा अलग है। ठीक है, इसको देखो हम कैसे याद रख सकते हैं। गोल्ड, गोल्ड क्या होता है, AU होता है गोल्ड, ये होता है गोल्ड का प्रतीक। इसको आपको याद रखना पड़ेगा अलग से। ठीक है, फिर है हाइड्रोजन, इसको भी हम H से याद रख सकते हैं। फिर है आयोडीन, इसको हम I से याद रख सकते हैं। फिर है आयरन, आयरन को भी हमें अलग से याद रखना होगा। आयरन का सिंबल होता है Fe, इसको हमें अलग से याद रखना होगा। फिर है सीसा, लेड कहते हैं जिसे हम, इसको हम Pb से याद रख सकते हैं। फिर है मैग्नीशियम जो है, इसको हम आसानी से Mg से याद रख सकते हैं। फिर है नियोन, इसको भी हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थे कुछ उदाहरण जिसको हम आसानी से याद रख सकते हैं। और एक और है इसमें, जैसे नाइट्रोजन, इसको भी हम N से याद रख सकते हैं। ऑक्सीजन को O से। पोटेशियम है, हाँ, पोटेशियम को हमें K से याद रखना होगा। ठीक है, ये कुछ जो 5-6 है इसको आप अलग से याद रखो, बाकी जो है वो नेम से पता लग रहे हैं। ठीक है, जैसे सिलिकॉन को हम Si से याद रख सकते हैं। अब इसमें एक और है चांदी, चांदी को हम याद रखेंगे Ag से। ठीक है, ये होता है चांदी का सिंबल। फिर है सोडियम को, हाँ, इसमें सोडियम भी अलग है, इसको हमें Na से याद रखना होगा, क्योंकि सोडियम तो S से शुरू होना चाहिए था, लेकिन ये सोडियम Na से है। ये इनके प्रतीक है, ये हमें याद रखने होंगे। फिर सल्फर को हम S से याद रख सकते हैं, यूरेनियम को U से, और जिंक को Zn से। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, इनको हमें याद रखना होगा। ठीक है, बाकी तो हम कुछ भी ऐसे याद रख सकते हैं। ये प्रतीक जो है वो क्लास 9th में आपको मिलेंगे। ठीक है, जो क्लास 9th की बुक है ना उसमें दिए हुए ये सारे सिंबल, तो आपको याद करने हैं। और इसमें जैसे आयन होते हैं, ठीक है, उनके क्या क्या संकेत है, किसके ऊपर क्या क्या चार्ज होता है, प्लस का, माइनस का, वो सब देखो। जैसे सोडियम है, सोडियम के ऊपर Na+ का चार्ज होता है। पोटेशियम के ऊपर K+ का चार्ज होता है। तो आपको ये सारे याद करनी है। ये जो टेबल है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, तो ये टेबल भी आपको याद रखनी होगी। ठीक है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिंबल याद होंगे, आपको समीकरण बनाने में उतनी आसानी होगी। ठीक है, आज के इस वीडियो में हमने इस चैप्टर के सभी जितने भी अभ्यास के प्रश्न थे उनको हमने अच्छे से किया। तो आपने इन्हें अपनी नोटबुक में भी लिखना है और याद भी करना है। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। इसके जितने भी कॉन्सेप्ट आपको समझ आए तो अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं, अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो और आपको आज ये सिंबल करवाए हैं, ये प्रतीक आपको अच्छे से लर्न करने हैं, नोटबुक में भी लिखने हैं, और आप कमेंट सेक्शन में लिखें
कि आपको ये याद हो गए हैं, और इनके कंप्लीट नेम आपको लिखने हैं। जैसे AU का है गोल्ड, FE का है आयरन, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट नेम लिखने हैं, ठीक है। और जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।